नमस्कार स्टूडेंट, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे ना? आई होप फुल एंजॉय कर रहे होंगे कोरोना को, और घर से रह के ही पढ़ाई करनी है आपको, है ना? ठीक है स्टूडेंट, तो अपन 12th क्लास की फिजिक्स पढ़ रहे थे और उसी को अपन कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, संधारित्र, और आज का अपना टॉपिक होने वाला है संधारित्रों का संयोजन, है ना? कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। इनको अपन किस प्रकार संधारित्रों को यूज करके कैसे जोड़ते हैं ना, कि अगर बहुत सारे संधारित्रों को यूज करके अपन धारिता का मान कम भी करते हैं और ज़्यादा भी करते हैं ना, इनका कॉम्बिनेशन बनाकर। तो उसी के बारे में अपन बात करते हैं कि संधारित्रों का संयोजन। और इसी के अंदर जो अपना पहला आता है अपना श्रेणी क्रम संयोजन की बात करते हैं पहले ना, यानी कि सीरीज की बात कर रहे हैं जी अपन, सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है स्टूडेंट, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। तो ये तो आप 10th क्लास में पहले पढ़ चुके होंगे आप, समांतर क्रम, श्रेणी क्रम। पर अपन वहां बात की भी आपने ना प्रतिरोध के बारे में, यहाँ बात करेंगे अपन संधारित्र के लिए। तो अगर इस श्रेणी क्रम संयोजन होता क्या है, कोई आपसे पूछे तो इसमें होता क्या है कि कोई भी अगर संधारित्र है तो एक प्लेट को अगर बात करें तो इस पहले वाली प्लेट का जो दूसरा सिरा है वो दूसरे संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ते हैं, फिर इसका जो दूसरा सिरा है उसको तीसरे वाले से पहले से जोड़ते हैं। इस प्रकार चलता रहता है ये क्रम, है ना, कि पहले वाले को छोड़कर दूसरा वाला है वो दूसरे के पहले से, फिर इसका दूसरे का दूसरा है वो तीसरे के पहले से, फिर तीसरे का दूसरा है वो चौथे के पहले से। इस प्रकार लगातार अपन उनको जोड़कर जो संयोजन बनाते हैं उसी को ही बोलते हैं अपन श्रेणी क्रम संयोजन। यानी कि लगातार जुड़ता रहता है ना भाई, ये वाला इससे, फिर ये इसका अगले से, वो तीसरे से, चौथे से जुड़ता रहता है इनका क्रम। इसी को अपन श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो इसी के बारे में अपन बात करते हैं कि अगर अपने पास श्रेणी क्रम संयोजन है तो उनकी धारिता क्या आएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन यहाँ पे 3 संधारित्र ले लेते हैं अपन यहाँ पे, कि अपने पास 3 संधारित्र हैं। एक संधारित्र ये ले लो जी, संधारित्र C2, और ये 3 संधारित्र हैं और श्रेणी क्रम में जोड़ना है। तो इसको तो पहले वाले पार्ट को तो अपन इधर अलग सर्किट से, जैसे मान लो ये बैटरी इधर, इसका जो दूसरा सिरा है वो पहले वाले सिरे से जोड़ दिया अपन ने, इसका जो दूसरा सिरा है इसके पहले सिरे जोड़ दिया, और इसको लास्ट वाले को फिर से अपन इधर बैटरी से लाकर जोड़ देते हैं, मान लिया से। ठीक है, और जो पहले वाला संधारित्र है इसकी धारिता है C1, इसकी C2 और C3, है ना। तीनों की धारिता अलग अलग है, C1 है, C2 है, C3 है, ये अज्यूम कर लिया। और इनके ऊपर जो विभव है, पहले बार विभव V1 है, इस पर V2 है और इस पर V3 है, ये विभव का मान लिया। ठीक है, और जो आवेश होता है ना वो सब पे सेम होता है। इसके ऊपर Q आवेश है तो इस पर भी Q होगा, इस पर भी Q होगा। ये श्रेणी क्रम में होता है ना। श्रेणी क्रम के अंदर आवेश क्या रहता है, सबके ऊपर बराबर रहता है। कोई चाहे आप कितने संधारित्र लगा लो, n संधारित्र लगा दो आप, सबके ऊपर आवेश का मान क्या रहता है, सेम रहता है श्रेणी क्रम के अंदर। ठीक है स्टूडेंट, और यहाँ पे टोटल विभव भी मान लिया अपन यहाँ पे। ओके स्टूडेंट, और जो आवेश वो Q है वही रहेगा सेम टू सेम, जो यहाँ पे आवेश होगा वही जाएगा, सबके ऊपर बराबर बराबर जाएगा अपने पास। तो ये आवेश अपन इधर मान लिया। अब इसको, ये जो 3 संधारित्र हैं इनको अगर अपन सोल्व करके और एक अकेला संधारित्र लगा सकते हैं तो वो किससे, तो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बना लो आप, यानी इन सबको हटाकर एक छोटा सा लगा सकते हैं अपन। ठीक है, और इसकी धारिता मान लेते हैं अपन C इक्विवेलेंट, तुल्यता, और वही अपना V वाला लग रहा है यहाँ पे, आवेश Q है इसके ना, और जो विभव है वही विभव इसका हो जाएगा, क्योंकि इन तीनों को हटाकर अपन एक अकेला लगा सकते हैं तो वो इन तीनों के बराबर आ जाए। ठीक है ना, वही मान निकालना है अपन को, उसकी तुल्यता, धारिता निकालनी है इसकी। भाई तीनों को हटाकर एक अकेला कितना लगा दे। ठीक है, और एक ध्यान रखना, श्रेणी क्रम के अंदर जो मान आता है इन तीनों का वो इन सब से छोटा आता है। यानी कि अगर इनका योग करते हैं तो वो जो मान आता है इनको जोड़ने पर, सबको हल करने पर, जो सबसे छोटी धारिता वाला मान आता है उससे भी छोटा आता है। यानी कि अगर धारिता कम करनी हो उनका, तब अपन उनको श्रेणी क्रम में यूज करते हैं ताकि धारिता का मान क्या है, बिल्कुल कम आए। ठीक है, तो इसमें अपन कैसे मान निकलता है वो देखो स्टूडेंट आप, कि अपन जानते हैं, बताओ, जो अपना संधारित्र है, संधारित्र की धारिता कितनी होती है, संधारित्र की धारिता, तो अपन फॉर्मूला पढ़ चुके हैं कि जो धारिता है ना वो होती है C बराबर होती है Q/V। क्या होता है, Q/V होता है यहाँ पे। ठीक है, तो चलो ठीक है, Q/V होता है। तो यहाँ पे, तो अगर अपन यहाँ से V का मान निकालना चाहें अपन, सॉरी यहाँ पे, हाँ, V का मान निकालना चाहें या आवेश का मान निकालें, V का निकाल लेते हैं यहाँ से। तो बताओ V का मान कितना आएगा, तो आप बोलोगे V बराबर क्या हो जाएगा,
Q अपॉन C हो जाएगा ना, भाई V को ऊपर लिया है और C को नीचे भेज दिया अपन ने, ठीक है। तो ये आ गया V बराबर Q अपॉन C। अब अपन बात करें कि विभव का मान, अगर बात करें कि पहले वाले संधारित्र में विभव का मान कितना होगा, तो अगर अपन बात करें कि पहले संधारित्र के लिए, पहले संधारित्र में, तो पहले वाले के लिए क्या करोगे बताओ आप, पहले वाले के लिए विभव का मान कितना है, V है, तो यानी वो V है इक्वल टू आवेश कितना है जी, तो आवेश तो Q ही है, और इसकी धारिता कितनी बताओ, धारिता इसकी C1 है, तो C की जगह अपन यहाँ पे C1 पुट कर दिया, ठीक है। अगर अपन इसी प्रकार अगर बात करें, ऐसे बताओ, अगर बात करूँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि C2, सॉरी यहाँ पे V2 को मान निकाल रहा हूँ, दूसरे संधारित्र की बात कर रहा हूँ कि दूसरे वाले के लिए, तो दूसरे वाले V का मान कितना रखेंगे, यहाँ पे V2 है, आवेश कितना है जो बताओ, Q ही है, और धारिता कितनी है, C2, तो V2 का मान ये आएगा। ऐसे अपन बात करें तीसरे संधारित्र के लिए, तो उसमें विभव का मान कितना है, V3, और आवेश Q ही है, और धारिता कितनी है, C3 है, ठीक है। तो यहाँ से अपन ऐसे V1, V2, V3 का मान निकाल लिया, और जो ये विभव है, विभवांतर है, वो इस V के इससे तो गया ना यहाँ पे, तो इन सब का जो योग होगा वो इसके बराबर होगा, ये वाला है तो इनमें सब में अलग अलग बट गया है। तो यानी कि अगर अपन यहाँ बात करें कि जो टोटल V होगा हमारा, तो वो होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। जो टोटल V होगा वो क्या आएगा, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। तो V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। अब यहाँ पे अपन मान रख दें यहाँ पे, तो V इक्वल टू कितना आएगा अपने पास, तो बोलोगे आप सर V1 इक्वल टू था Q अपॉन C1, और जो V2 का मान था वो था Q अपॉन C2, और इसका मान था Q अपॉन C3, यही तो मान था। और ऐसे बताओ ये वाला जो मान इसके बराबर है, तो यहाँ से मैं अगर V का मान निकालना चाहूँ तो इससे भी तो बताओ V का मान निकल सकता है क्या, V इक्वल टू आवेश तो बताओ Q ही है, पर धारिता कितनी बताओ, C इक्विवेलेंट है कि नहीं। अगर इसमें भी ये वाला फॉर्मूला यूज करता हूँ तो यहाँ पे V का मान निकाल लूँ, आवेश Q है और धारिता कितनी है, C इक्विवेलेंट, तो ये V का मान भी इधर पुट कर देते हैं अपन ना। तो ये तो है अपने पास Q अपॉन C इक्विवेलेंट, और इधर सब में से मैं Q कॉमन ले लूँ बाहर, तो अपने पास बच जाएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ठीक है स्टूडेंट। अब दोनों तरफ से Q से Q कैंसिल आउट कर दो, तो 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू कितना जाता है, 1 अपॉन C1, 1 अपॉन C2 और प्लस 1 अपॉन C3। तो इस प्रकार अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ से तुल्य धारिता निकालनी है ना अपन को, भाई तीनों को हटा के अकेली, तो इसका मान निकालते हैं, मतलब तो इस फॉर्मूले के द्वारा अपन धारिता का मान निकाल सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो ये अपने पास तीन संधारित्र थे, इसलिए तीनों का सबक कितना आ रहा है बताओ, युद्धक्रम में योग आ रहा है करके। तो ऐसे अगर n संधारित्र हैं तो धारिता का मान कितना होगा, तो n के लिए बात कर लें, तो अपन बात करें यहाँ पे कि यदि n संधारित्र हो ना, वो भी कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो कितना आएगा, तो वही 1 अपॉन C इक्विवेलेंट इक्वल टू होगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, ऐसे डॉट डॉट सो ऑन, लास्ट में कितना जाएगा 1 अपॉन Cn। भाई जितने भी होंगे सबका अपन व्युत्क्रम करके योग कर देंगे। तो इस प्रकार अगर n संधारित्र हैं तो अपन धारिता इस प्रकार अपन स्टूडेंट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला ये रहेगा अपॉन में लेकर, तो ये आ जाएगा अपने पास। ऐसे अगर अपन बात करें n संधारित्र हैं और इन सबका बताओ अगर बराबर है, तो C1 C2 C3 और डॉट डॉट Cn, सबका मान C के बराबर है, यानी सबकी धारिता क्या है, बराबर है, तो मान क्या होगा। तो इसमें अगर बताओ सबका मान सेम ही होगा, तो इसका जो C इक्विवेलेंट का मान कितना जाएगा बताओ, भाई इसका मान भी 1/C यानी ये C/n आएगा। अगर सबका ही मान बराबर है तो C/n यानी कि एक तरह से एवरेज औसत आ जाता है। अब बताओ कि C/n आएगा तो बताओ सबसे छोटा मान आएगा नहीं आएगा। तो इसके अंदर कि जितने भी संधारित्र होते हैं अपने पास, उन सब में जो सबसे छोटी धारिता मान है उससे भी छोटा आता है अपना, इनको हल करने के बाद में, है ना। जो तुल्य धारिता आएगी वो सबसे छोटे वाले से भी छोटी आती है, बड़े से तो आएगी, छोटे वाले मान से भी और छोटा मान आता है इस श्रेणी क्रम के अंदर, ठीक है स्टूडेंट। तो ये बात हुई तुल्य धारिता कब, श्रेणी क्रम संयोजन के अंदर। अब कुछ इसमें ये नोट ला के और लिख लो आप, ये बातें और ध्यान रखनी है आपको। क्या लिखना है स्टूडेंट इसके अंदर, एक तो ये कि इनके ऊपर जो विभव है इनका अनुपात क्या होता है। तो अपन यहाँ बताओ पहले पढ़ चुके हैं अपन क्या कि
V इक्वल टू कितना है अपने पास, सी क्यू अपॉन सी आया, कितना आया, क्यू अपॉन सी आया। यहाँ पे अपन को पता है कि आवेश तो क्या है जी बताओ, नियत है ना, आवेश तो क्या है, नियत होता है, सब में आवेश क्या होता है, सब पे बराबर होता है। इसका मतलब यहाँ पे हो गया V प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन सी, यानी व्युत्क्रम आ रहा है। तो अगर अपन को इन तीनों का V1 अनुपात V2 अनुपात V3, इन तीनों पर जो विभव आ रहा है उसका अनुपात निकालना है, तो वो अनुपात इनके व्युत्क्रमों, जो भी धारिता है उनके व्युत्क्रमों का जो अनुपात होगा वही अनुपात विभव का अनुपात आएगा। यानी धारिताओं का अगर अपन व्युत्क्रम लेते हैं तो वो विभव के अनुपात के बराबर आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये सवाल हल करते हैं अपन, यूज करते हैं इनको, या पूछ सकता है। ऐसे अगर बात करें ऊर्जाओं की ना, ऊर्जा, ये तो किसकी बात की अपन बताओ, यहाँ पे विभव, विभव का अनुपात था। ऐसे अगर बात करेंगे ऊर्जा के लिए, तो ऊर्जा से पहले वाले की ऊर्जा अनुपात दूसरे वाले की ऊर्जा अनुपात तीसरे वाले की ऊर्जा, तो इनका अनुपात भी सेम भी यही रहता है। इनका भी धारिताओं के जो व्युत्क्रम का अनुपात है वही इसका आता है। आगे और अपन पढ़ेंगे चैप्टर में, अपन ऊर्जा निकालेंगे तो और समझा दूंगा आपको, पर ध्यान रखना। पर आप ना इसमें ऊर्जा का अनुपात भी यही सेम रहता है, व्युत्क्रम ही रहता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये बात ध्यान रहेगी आपको। और एक बात ये कि जो फाइनल आंसर आता है तो वो क्या आता है, सबसे छोटे वाली धारिता से भी छोटा आता है। ठीक है, जो आंसर आता है वो सबसे छोटे वाली धारिता से भी क्या आता है, सबसे छोटा मान आता है ना। जो भी अपने पास 3, 4 जो भी संधारिता हैं, इन सब में जो सबसे कम धारिता है संधारिता की, उससे भी छोटा मान आएगा आंसर हल करने के बाद में, है ना। तो ये ध्यान रखना आप सवाल हल करते समय। एक और बात कि अगर अपने पास कोई संधारित्र है, ठीक है, अगर एक संधारित्र है, श्रेणी क्रम में बात कर रहे हैं कि मान लो ये अपने पास संधारित्र है, इसकी प्लेट का क्षेत्रफल क्या है बताओ, ए है, और इनके बीच की दूरी क्या है बताओ, डी है। ऐसे मानते हैं अपन, क्षेत्रफल दोनों प्लेटों का बराबर होता है ए। तो अगर संधारित्र के अंदर क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखे, यानी क्षेत्रफल में मान में कोई परिवर्तन नहीं करना, क्षेत्रफल सेम रहता है, और उसको दूरी के लिए ना, इतनी दूरी के लिए अलग यूज कर लिया, इतनी के लिए अलग यूज कर लिया अपन, है ना, कि इसके लिए अलग परिवर्तन रख दिया अपन ने, मान लो तो यहाँ पे K1 रख दिया, इसमें अलग रख दिया अपन ने, यहाँ पे परिवर्तन क्या है बताओ, K2, इसमें अलग यूज कर लिया अपन यहाँ पे परिवर्तन क्या है बताओ, K3। इसकी मोटाई है T1, इसकी मोटाई है T2, इसकी मोटाई है T3। तो सबका अगर, तो यानी कि इसमें अपने प्लेट का क्षेत्रफल तो सबके लिए सबके लिए तो क्षेत्रफल बराबर है, सेम ही रहेगा, केवल दूरी में परिवर्तन कर रहे हैं अपन। तो ऐसे वाला अपन कैसे यूज करते हैं, तो इन सबको, जितनी मोटाई की है ना, इन सबको अलग अलग संधारित्र मानते हैं और इनको श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मानते हैं। कौन से क्रम में मानते हैं, श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ मानते हैं। तो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसके अंदर कि जो क्षेत्रफल है वो तो क्या रहते हैं, नियत, और डी में क्या करते हैं तो परिवर्तन, है ना, इसमें अपन परिवर्तन कर लेते हैं डी के अंदर। तो जो ये सारे आएंगे, मान लेते हैं भाई इस जो ये वाला संधारित्र है, इसकी धारिता क्या है बताओ, C1 है, इसकी धारिता है C2 है, और इसकी धारिता C3 है। तो इन सबको बताओ कौन से क्रम में मानेंगे, तो इनको अपन श्रेणी क्रम में मानेंगे अपन। श्रेणी क्रम का तरह से यूज करते हुए आंसर निकालेंगे। तो इसकी जो टोटल धारिता आएगी तो अपन कैसे बोलेंगे कि जो 1/C इक्विवेलेंट है वो क्या आएगी, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ऐसे सोल्व करके हल निकालेंगे। ये मान तो अपन निकालना पहले सीख चुके हैं ना कि धारिता कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ठीक है ना। तो उस हिसाब से धारिता निकाल कर और उनको श्रेणी क्रम से वाले फॉर्मूले से यूज करके इसका आंसर अपन निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अपन सवाल हल करते हुए तो हमें काम आता है, तो इस बात का आप ध्यान रखना। और क्या बताओ, इसके ऊपर सवाल भी हल कर लेंगे अपन, कुछ सवाल भी कर लेते हैं देख के। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, अपने पास एक संधारित्र दे रखा है, एक संधारित्र ये दे रखा है, दो संधारित्र अपने पास, है ना। इसकी दे रखी है अपन को 6 माइक्रोफेरेड और इसकी दे रखी है 9 माइक्रोफेरेड। ठीक है, अपने पास दो संधारित्र दे रखा है और बोले कि इनकी आप तुल्यता धारिता ज्ञात करो। तो बताओ, आपको अपन को दिख रहा है कि जो पहले वाला संधारित्र है वो दूसरे के पहले जुड़ा हुआ है और इसका जो दूसरा है वो इधर आगे जुड़ा हुआ है। तो ये कौन से क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। तो अगर इनकी धारिता निकालनी है अपन को, ठीक है, तो देखो स्टूडेंट, इसमें अगर अपन को C इक्विवेलेंट निकालनी है तो आप डायरेक्ट यूज कर लिया करो, दो ही है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर अपने पास दो ही संधारित्र हैं तो उनको डायरेक्ट आप ऐसे यूज कर लेना C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अगर अपने पास दो संधारित्र हैं तो बताओ 1 अपॉन जो C इक्विवेलेंट होगा तो वैसे आएगा 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2। तो इनका अगर अपन एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, C1 C2 एलसीएम आएगा इनका।
तो ये ऊपर जाके C1 प्लस C2 हो जाएगा। अपन को इसका मान निकालना, इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो यानी कि C इक्विवेलेंट कितना जाएगा, इसको भी उल्टा करेंगे तो C1 C2 और अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो इसलिए अगर अपने पास दो संधारित्र हैं तो अपन डायरेक्ट यूज कर लेते हैं कि ऊपर दोनों गुणा करना है, नीचे उनका योग करना है। और अगर दो से ज़्यादा होंगे तो फिर तो ये वाला यूज करेंगे अपन फॉर्मूला, उसे निकालेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आंसर ऐसे अपन थोड़ा फास्ट कर लेते हैं कि जल्दी हल हो जाए। ओके, कि अगर इससे अपन सोल्व करना चाहें तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा, ऊपर तो क्या दोनों क्या आता है गुणनफल, तो 6 × 9 अपॉन कितना है दोनों को बताओ सम, तो 6 + 9। और ये आंसर कितना बताओ, ऊपर कितना हो गया ये 6 × 9 अपॉन कितना हो गया नीचे मल्टीप्लाई करेंगे दोनों, ऊपर तो कितना आएगा 63 आएगा, सॉरी 63 कहाँ पे 54 आएगा 54, और नीचे कितना आ रहा है 15। किससे कटते हैं तो 3 से कट रहे हैं तो काट देते हैं इसको अपन, ऊपर 17 आ गया नीचे 17/5 और माइक्रो फेरेड। ठीक है स्टूडेंट, तो ध्यान रखना अगर दोनों का अगर यहाँ पे तो माइक्रो फेरेड है, माइक्रो फेरेड दोनों में सेम ही अगर यूनिट, तब तो आप ना डायरेक्ट यूज करके लास्ट में वही लिख देना। और अगर अलग अलग है तो फिर आप ना इस यहाँ पे से माइक्रो तो 10⁻⁻6 भी लेना पड़ेगा साथ के साथ आपको ना। जनरली से सेम ही आता है, टेंशन मत लेना, फिर अलग अलग आए तो उसको ध्यान रखना इस बात का। तो इस प्रकार अपन आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, ऐसे अगर अपने पास तो 3 संधारित्र हैं अगर अपने पास, से अपन मैं एक और यूज कर लेता हूँ यहाँ पे एक और संधारित्र दे दिया साथ में अपन को ना, बैटरी के साथ जोड़कर इसे। इसकी धारिता है 2 माइक्रोफेरेड, इसकी है 4 माइक्रोफेरेड और इसकी धारिता है 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, ये दे दिया अपन को यहाँ पे। और यहाँ पे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज 12 वोल्ट की अगर बैटरी है। ठीक है, तो अब अपन सवाल पूछे यहाँ पे पहला इसके अंदर कि तुल्य धारिता बताओ आप, C इक्विवेलेंट तुल्य धारिता ज्ञात करो। तो तुल्य धारिता तो अपन दिख रहा है कि तीनों कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो तुल्य धारिता के लिए बताओ एक बार 3 है तो अपन डायरेक्ट ऐसे यूज करेंगे फॉर्मूले से 1/C1 1/C2 और 1/C3, है ना। 3 संधारित्र श्रेणी क्रम में है तो यूज कर लेंगे अपन। तो इसमें अगर मान रखते हैं तो ये बताओ कितना आएगा 1/2 + 1/4 + 1/6। इन तीनों का एलसीएम ले लो कितना आएगा, तो आप बोलोगे इसका एलसीएम आएगा 12। इसे डिवाइड करते हैं कितना आता है 6, इससे कितना आएगा 3 और इससे कितना आएगा 2। तो ये 16 के ऊपर कितना आएगा बताओ 11/12। और जो ये मान आ रहा है वो 1/C इक्विवेलेंट है, तो इसको अपोजिट उल्टा करना पड़ेगा। तो C इक्विवेलेंट बराबर कितना आएगा जी, आप तो बोलोगे 12/11 माइक्रोफेरेड। तो ये क्या आ जाएगी स्टूडेंट, इसकी तुल्यता धारिता आ जाएगी कि 12/11 माइक्रोफेरेड। ठीक है, तो ये ऐसे अपन निकाल लेते हैं। अब स्टूडेंट इसमें और भी पूछ सकता है आपसे कि इन संधारित्रों पर आवेश का मान कितना होगा। तो अगर बताओ, अगर आवेश पूछ ले, बताओ अगर सेकंड आपसे पूछ ले, फॉर एग्जाम्पल पूछ ले आपसे कि 2 माइक्रोफेरेड पर आवेश कितना है जी, इसके ऊपर आवेश। वैसे तो अपन जानते हैं कि श्रेणी क्रम के अंदर सबके ऊपर आवेश बराबर होता है ना, तो इसके लिए पूछे, इसके लिए सबके लिए सेम ही होता है। तो आवेश का अगर मान पूछ रहा है इसके ऊपर, तो अपन जानते हैं बताओ कि Q बराबर क्या होता है जी, बताओ CV होता है। Q बराबर क्या होता है CV। पर यहाँ पे V का मान दे रखा है क्या अपन को, नहीं दे रखा है ना। तो अपन इस पे न निकाल कर जो अपन इसके लिए निकालेंगे तुल्य धारिता, क्योंकि कुल आवेश तो क्या रहता है सब पे बराबर ही रहता है। तो इससे अपन डायरेक्ट अगर निकालना है तो QCV अपन यूज कर लेंगे यहाँ पे कि C क्या लेंगे किस जगह पर, C इक्विवेलेंट यूज कर लेंगे अपन ना, बड़े वाले निकाल लेंगे। तो यानी यहाँ पे इसका मान दे रखा है अपन को कितना 12/11 और V कितना है जी बताओ 12 वोल्ट ही है। तो कुल मिला कितना हो गया ये 144/11 वोल्ट, सॉरी कूलाम। आवेश का मान किस में आएगा, कूलाम के अंदर आएगा। तो ये 144/11 कूलाम आवेश होगा। और ये सब पर क्या रहेगा जी, सब पे इक्वल रहेगा, बराबर बराबर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ऐसे अपन यहाँ से इसका मान निकाल सकते हैं। और अगर बताओ और भी पूछे अपन से यहाँ पे स्टूडेंट कि इनके ऊपर, इसके ऊपर विभव का मान कितना होगा, इसके ऊपर विभव का मान कितना होगा, इसके ऊपर विभव का मान कितना होगा, तो ये भी अपन निकाल सकते हैं। कि अगर मैं बात करता यहाँ पे आपसे पूछ ले यहाँ से कि 2 माइक्रोफेरेड पर विभव कितना है जी, है ना। 2 माइक्रोफेरेड पर विभवांतर का मान कितना आएगा। तो अगर इसके ऊपर विभवांतर का मान निकालना है तो स्टूडेंट इसके 2 तरीके हैं। एक तो बताओ आप आवेश का मान निकाल लो यहाँ से, जैसे अभी निकाला अपन यहाँ पे आवेश निकाल कर और V का मान निकाल सकते हो आप। ठीक है, जैसे अपन ने यहाँ पे कि अगर अपन आवेश निकाल लेते क्यों, तो अपन पढ़ा कि C इक्विवेलेंट × V। तो ये C इक्विवेलेंट था कितना अपने पास 12/11 और V कितना था 12 था। तो यानी फुल फाइनल आंसर आ गया था 144/11 कूलाम। ये आवेश आ गया था। अगर ये आवेश आ गया था
तो इसके ऊपर अगर अब वापस अपन फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे v बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर q अपॉन सी होता है ना। इसी फॉर्मूला को अपन कर सकते हैं ना यूज, कैसे भी v का मान निकालना, सी का भाग लग जाएगा। तो अब अगर इस वाले के लिए बताओ, अपन को पता है कि सब पर आवेश क्या रहता है, बराबर रहता है, इक्वल रहता है। तो जो ये आवेश आया वो सब इक्वल ही रहेगा। तो आवेश का मान तो कितना है जी, तो आप बोलोगे 144 अपॉन 11 अपॉन सी। तो इसकी धारिता कितनी है जी, तो इसकी धारिता बोलोगे सर इसकी है 2। तो अगर 2 से वो डिवाइड करते हैं इसको तो कितना आएगा, 72 अपॉन 11 वोल्ट। तो ये इसका वोल्ट का मान इसमें आ जाएगा। तो एक तरीका तो ऐसे ही है ना। ऐसे अगर मेरे को इस पर निकालना होता तो मैं यहाँ पे इसकी धारिता यूज करते क्यू अपॉन सी, ऐसे इसका सबका निकाल सकता था, है ना। एक तरीका तो ये है। या फिर अपन ने पढ़ा ना भी कि इसके ऊपर जो विभवांतर का अनुपात होता है वो इन धारिताओं के व्युत्क्रम अनुपात में बढ़ता है, पढ़ा है ना अपने यहाँ पे। तो वो तरीका भी यूज कर सकते हैं अपन। तो मैं यहाँ पे अगर वो वाला तरीका लगाता है यहाँ पे कि जो भी ये तीनों हैं V1 अनुपात V2 अनुपात V3 हैं, इनका अनुपात होगा धारिताओं का व्युत्क्रम, यानी कि 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6। ये वाला रेशियो भी ले सकते हैं अपन। अगर इनका ये रेशियो लेते हैं तो बताओ, अगर इसको कट करें तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। तो सबको अगर 12 से मल्टीप्लाई करते हैं अपन यहाँ पे, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, इसको भी 12 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर कितना आएगा 6 रेशियो, यहाँ पे कितना आएगा 3, यहाँ पे रेशियो कितना आएगा 2। तो ये इनका अनुपात आ जाएगा। यानी कि जो अपन 12 वोल्ट विभवांतर दे रहे हैं वो इन सब में अलग अलग 6:3:2 अनुपात में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो अगर मेरे को यहाँ पे V1 का मान निकालना है तो जिसका मान निकालना होता है उसका अनुपात ऊपर आता है, जिसका मान निकालना उसका अनुपात ऊपर, नीचे आता है अनुपातों का योग सब का सब, यानी 6 + 3 + 2 अनुपातों का योग इनटू और कितना है विभवांतर। तो विभवांतर कितना है, तो V कितना है 12 वोल्ट। इसी को तो 12 को तो बांटना है इसमें अलग अलग पार्ट में, तो इनटू कुल जो टोटल मान है क्या आता है, जिसका मान निकाल रहे हो उसका अनुपात ऊपर, नीचे आता है सभी अनुपातों का योग आएगा नीचे, और इनटू जो टोटल जिसको आप बांट रहे हो वो इनटू कुल मान इनटू में आता है। तो अगर अपन इनको इनटू करते हैं तो बताओ कितना आएगा, 72 आएगा। नीचे इनको ऐड करते हैं कितना आता है 11 वोल्ट। तो यही V1 का मान आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। ऐसे अगर मेरे को निकालना होता है यहाँ पे V3, भाई मुझे आप है ना इस 6 माइक्रोफैराड पे वो का मान बताओ, तो इसका मान निकालना है। तो बताओ इसका अनुपात कितना है जी, तो आप बोलोगे सर इसका अनुपात तो 2 है। तो नीचे 2, नीचे क्या आएगा अनुपातों का योग, तो इन सबको जोड़ने पर कितना आ रहा था 11 आ रहा है 11, तो 11 इंटू टोटल कितना है जी 12। तो इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 24/11 वोल्ट। तो वीवो का मान इसके ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार कि या तो पूछेगा आपसे कि कुल तुल्य धारिता ज्ञात करो आप, या फिर अलग अलग आवेश का मान पूछ सकता है, या फिर विभव का मान पूछ सकता है ना। तो किसी प्रकार से पूछे अपन को तैयार रहना है ना, सवालों को प्रैक्टिस करनी है, अपन को अच्छे से समझना है इसको। और मैं आगे वाले वीडियो में आपको ना खूब सारे सवालों को प्रैक्टिस करा दूंगा, हर समांतर क्रम श्रेणी क्रम जो भी आएगा सबके, ठीक है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। ओके बाय।